नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले और अब बात हम करेंगे उपचुनाव के रण की। दरअसल कल तारीखों का ऐलान होने के बाद और उससे पहले लगातार सरगर्मी तेज गए। इंतजार बीजेपी के उम्मीदवारों के अधिकृत घोषणा का है, साथ ही साथ इंतजार इस बात का भी है कि कांग्रेस के बचे हुए 4 नामों का ऐलान कब होगा। इन सब के बीच जब आज बड़ा फैसला निकलकर सामने आया 28 सालों के इंतजार के बाद, तब फिर उसका असर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 28 सीटों पर किस तरह का रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी। उसको लेकर भी बड़ी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। उम्मीदवार चयन से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होगी। नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का पहले स्वागत और सम्मान होगा, इसलिए यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज यहां पर शामिल हो रखे हैं और फिर उसके बाद मंथन आगे उपचुनाव को लेकर होने वाला है। तो बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है और यह बैठक उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह वही बैठक है जिसमें स्ट्रेटेजी तैयार होगी। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से, किन मुद्दों के साथ, किस विषय को प्रमुखता देते हुए चुनाव मैदान में उतरना है, कहां किस तरह के गुणागणित की आवश्यकता है, कहां किस तरह के जोर घटाने होने हैं, वो तमाम चीजें इस बैठक में तय होगी और उसके आधार पर फिर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के साथ साथ रिचार्ज करने का काम होगा और फिर कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मध्य प्रदेश में 15 महीने के वनवास के बाद जब वापस सत्ता पर बीजेपी लौटी तो फिर उसके स्थायित्व को लेकर मजबूती की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शरद, फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है और फिर जो बैठक होने वाली है, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में आज छाए रहेंगे? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक बात स्पष्ट की थी कि अभी दरअसल जो कार्यक्रम है जो शुरू होना है वो सबसे पहले कार्यक्रम मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय टीम में, जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से, पहले उनका एक सम्मान समारोह यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रखा गया है, जिसके लिए वो सभी पदाधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय हों, ओम प्रकाश धुर्वे हों, लाल सिंह आर हों, सुधीर गुप्ता हों, वो पहुँच चुके हैं और उनका जो सबसे पहले सम्मान कार्यक्रम होना है वो होगा, जिस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे और फिर उसके बाद ये माना जा रहा है कि सभी नेता जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो फिर एक साथ बैठेंगे और बैठने के बाद जो उपचुनाव की रणनीति है उस पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिकृत तौर पर अब चुनाव तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भले ही अनऑफिशियली अनाउंस हों, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उन नामों पे मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पूरा दिन दिल्ली में रहे। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और भी जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद सभी नेता बैठेंगे और फिर उस पर कहीं ना कहीं ये मंथन किया जाएगा कि जो सीटें हैं और जो नाम है अधिकृत तौर पर अनाउंस करने हैं वो आखिरकार कब तक किए जाएं। ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के बीच में जो सूची है वो अधिकृत तौर पर बीजेपी उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं आज की जो बैठक है जो होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन पदाधिकारियों को जगह मिली है उनका सम्मान समारोह है। जी बिल्कुल, लेकिन इससे इतर एक और चीज इस लिहाज से भी मैं समझना चाहूंगा शरद, आज जब 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले को लेकर सभी जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया, उसके बाद क्या इस मसले का, इस मुद्दे का असर भी इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी इसे भी भुनाने की कोशिश में रहेगी? देखना होगा कि क्या ये मुद्दा बन पाता है, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये
तो एक विषय था, क्योंकि बड़ा जो विषय था जिसको ये कहा जाता था कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर उसको इस्तेमाल करती है, तो फिर वो राम मंदिर का मुद्दा था। और राम मंदिर का रास्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले ही साफ हो चुका है, तो अब बहुत कुछ इस मुद्दे में फिर से नहीं, ये सवाल शरद इस लिहाज से खड़ा हो रहा है क्योंकि जब सीएम की भी इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, जयभान सिंह पवैया की भी जब इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, गृह मंत्री ने भी जब इस पर प्रकाश डाला, तो फिर सभी ने तत्कालीन सरकार को षड्यंत्रकारी बताते हुए इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं और संत महात्माओं को फंसाने की ओर इशारा किया। तो क्या इस लिहाज से यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मसले को क्या मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भुनाया जा सकता है? देखिए, वही बात है कि आखिरकार देखना होगा कि आखिरकार इसको कितना भुनाया जा सकता है, क्योंकि ये उपचुनाव बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। कोई राष्ट्रीय विषय या जैसा कि आप कह रहे हैं कि मंदिर से जुड़ा हुआ, या अभी जब आपने बिल्कुल सही कहा है कि तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सीबीआई का है वो दुरुपयोग किया, तत्कालीन सरकार ने कूट रचित आरोप लगाए गए। लेकिन ये जो उपचुनाव है वो दरअसल बिल्कुल बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। जो कांग्रेस का मुद्दा है गद्दार और खुद्दार का, उसको लेकर हो रहा है। जो सरकार बनी है वो क्यों बनी है, ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, इस तरीके के जो विषय हैं वो ज्यादा जनता के बीच में है, और संभवतः उन्हीं को लेकर कांग्रेस भी जनता के बीच में जा रही है। बीजेपी इसका किस तरीके से काउंटर करेगी? क्या अगर ये कहा जाता है कि ये जो प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए जो उपचुनाव हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, तो फिर क्या कांग्रेस ये कहेगी कि ये राम मंदिर के विरोधी हैं, या जिन्होंने बाबरी विध्वंस को लेकर जो आरोपी थे उन पर कूट रचित आरोप लगाए थे? तो इस तरीके के आरोप शायद बीजेपी कोई दूसरी रणनीति काम करेगी बीजेपी की इसका काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो राम मंदिर के साथ ही ऐसा राजनीतिक तौर पर लगता है कि खत्म हो चुका है। अब इसमें उतनी ज्यादा जान नहीं बची है कि बहुत ज्यादा इसको बीजेपी अपने पक्ष में कैश करा सके। बिल्कुल शरद, एक बार फिर वापस आप लौटते हैं, और आप जैसे कि बता रखे हैं कि सम्मान समारोह होना है, उसके बाद बैठक लगभग कितने बजे से शुरू हो सकती है? देखिए, बस आपसे कुछ ही देर बाद ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था इससे पहले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं, और कैलाश विजयवर्गीय संभवतः आने वाले हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कार्यक्रम है वो भी संभवतः कोई मूवमेंट यहाँ इस वक्त दिख रहा है। इस तरीके का जो वीआईपी मूवमेंट है वो लगातार हो रहा है, और नेता यहाँ पर आ रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, और जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि कितनी और देर इसको शुरू होने में लगती है। संभवतः 10 से 15 मिनट के बाद यह मान सकते हैं कि कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि 10 से 15 मिनट में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। न्यूज 18 पर लाल सिंह आर्य ने एक्सक्लूसिव चर्चा की है। एससी मोर्चा उपचुनाव में मंडल स्तर तक काम करेगा। कांग्रेस ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए हैं वो सच सामने आ चुका है। ग्वालियर चंबल की जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। एससी मोर्चे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह आर्य जी, आपको उपचुनाव से पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या लगता है आपको कि उपचुनाव का जो नतीजे हैं वो खास तौर से ग्वालियर चंबल संभाग में अब क्या होंगे? स्वाभाविक है, जिम्मेदारी कोई भी होती हो, चुनौती होती ही है। भारतीय जनता पार्टी का सभी वर्गों में काम करने की दृष्टि से मोर्चा गठन किया, उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा भी है। मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, नेतृत्व की आशा पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और अनुसूचित जाति मोर्चे को प्रत्येक राज्य में मतदान केंद्र तक, बस्ती तक और मंडल तक पहुंचे, और इस मोर्चे के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो दलितों के विकास के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए, उनके कल्याण के लिए और गरीबों के लिए जो काम हो रहे हैं वो प्रकाश की किरण और तेज गति से उनके पास पहुंचे, और उत्थान में हम मोर्चा सहायक बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर, पिछली बार जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो आप लोगों की जो हार हुई उसकी एक बड़ी वजह ग्वालियर चंबल में एससी वर्ग की नाराजगी को माना गया। आप क्या कोशिश करेंगे कि उस वर्ग को भी अब साथ ले सकें? मुझे लगता है कांग्रेस ने हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर गांव में, हर मतदान केंद्र घर घर जाकर फॉर्म भरवाए थे कि कर्जा माफ 2 लाख का करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं तो नौकरी देंगे, संविदा कर्मी की तत्काल हम स्थायी कर देंगे, बच्चियों को 51,000 देंगे। ऐसे झूठे जो असत्य
फॉर्म भरवाने का काम किया था और जनता मान गई है कि ये धोखा हुआ है हमारे साथ, तो जिस जनता ने कांग्रेस को भ्रम में पड़ के षड्यंत्र पूर्वक और गलत नारों के चक्कर में फंस के कांग्रेस को वोट दिया था, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में, आज वही जनता कांग्रेस से इन धोखों के कारण, वचन भंगों के कारण बदला लेने के लिए तैयार है और कमल खिलाने के लिए तैयार है। तो ये है लाल सिंह आज बीजेपी के एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका जो सम्मान है वो संगठन की ओर से किया जा रहा है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। वहीं से इतर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बावरी केस पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो कांग्रेस दादरी और बावरी की बात करती है। उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव हो या न हो, बीजेपी पूरी तरह से जनता के बीच में ही रहती है। लगातार सतत संपर्क करना यही मूल काम है। अधिकृत तौर पर सर प्रत्याशियों का क्या माना जाए, कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा? क्योंकि जल्दी क्या है उसमें हमारे तो लगभग घोषित से ही है, इसमें जल्दी काहे की है, बहुत टाइम है अभी। आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे क्या होंगे? 28 में से कितनी सीटों का अनुमान आप लोग मान के चल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कल बताया ना कि हम 28 जीतेंगे, उन्होंने कहा है तो हम प्राणपण से जुट कर 28 जिताएंगे। आप लोग एक बात और कह रहे हैं कि कमलनाथ जी उपचुनाव के बाद फिर नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मंगल का ऐसा संयोग बन रहा है कि दिवाली से पहले सिर्फ कमलनाथ का ही मंगल होना, क्योंकि असली हनुमान वक्त तो वो कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही। और कांग्रेसी तो यही कहेंगे, वो क्या ये कहेंगे हम जीतेंगे? हम चाहते भी नहीं कोई कांग्रेसी ये कहे कि हम जीतेंगे। जनता कहती रहे, जनता का मंगल कौन कर रहा है जनता जानती है, और जो जनता का मंगल करता है जनता भी उसी का मंगल करती है। अगर इनका मंगल होना होता तो ये अमंगल क्यों होता सरकार गिरने का? जिनका अमंगल हो गया उनका मंगल कभी नहीं होता। उपचुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया है। 28 विधानसभा के लिए प्रदेश में 8000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को बेहतर बनाना और बेहतर बताना शुरू किया है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारी बूथ तक की इकाइयां भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने पेज प्रमुखों तक की नियुक्ति भी कर दी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी की कितनी तैयारी है? देखिए, जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी तभी से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी बूथ तक की जो इकाइयां हैं वो सारी बूथ तक की हमारी इकाइयां पुनर्गठित हो गई हैं, सब सक्रियता से काम कर रही हैं। हम लोगों के जो बूथ पे पेज प्रमुख हैं, पेज प्रमुखों तक की नियुक्ति भी हो गई है और अब हम लोगों के 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में सभी 28 विधानसभाओं में मंडल सम्मेलन प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता वहाँ उस सम्मेलन में रहेंगे। और लगातार हम लोगों के कार्यक्रम पिछले 6 माह से चल रहे हैं और इसलिए हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो तमाम सीटें जीतेंगी। देखिए, चुनाव के पहले सभी दावा करते हैं, दावा करने से किसी को कोई रोक भी नहीं सकता है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे। तो कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी, क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें। 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया,
जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया, तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। और सर, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जा रही है? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। जो हमारी सरकार की 6 माह की उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां जनता के बीच में लेके जाएंगे। जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है वो भी जनता को बताएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं सर बीजेपी की? 28 सारी सीटें जीतेंगे। 28 आप परिणाम देख लेना। बिल्कुल 28 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो केंद्र के हो या फिर मध्य प्रदेश के, उन मुद्दों को लेके बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोजेक्ट इंडिया इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रोल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रोल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।